स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा परमाणु कक्षक में उनकी आकृतियां, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, उनकी आकृति के बारे में डिस्कशन करूंगा, शेप के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे कि आप लोगों की 4 ऑर्बिटल होती है, एक तो आप लोगों की एस ऑर्बिटल होती है, एक आप लोगों की पी ऑर्बिटल होती है, एक आप लोगों की डी ऑर्बिटल होती है और एक आप लोगों की एफ ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना। ये चारों ऑर्बिटलों की जो आकृति है, शेप है, वो आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखी है। तो मैं आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने तो आप लोग आराम से कर देना, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा इस पूरे टॉपिक को। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा एस ऑर्बिटल से। सबसे पहले हम जो आकृति देखते हैं, शेप देखते हैं, वो किसकी देखेंगे? एस ऑर्बिटल की, मतलब एस कक्षक की। तो देखो, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है, अर्थात क्या होती है? स्पाइरिकल शेप होती है। गोलाकार आकृति किस तरीके से होती है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो क्या होती है? गोलाकार होती है, इस तरीके से होती है, स्पाइरिकल शेप, या ऐसे राउंड भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों की एस ऑर्बिटल की आकृति हो गई, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि जिनकी गोलाकार शेप होती है उनकी कोई दिशा नहीं होती, वो क्या होते हैं? दिशाहीन होते हैं। भाई, इस चीज को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिनकी आकृति गोलाकार होती है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या या कोई दिशा नहीं होती, वो क्या होते हैं? दिशाहीन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की आकृति क्या है? आप लोगों की गोलाकार है, ठीक है ना, गोलाकार है। और ये जो ऑर्बिटल की जो शेप बनाई है वो मैंने किसकी बनाई है? बनेस की, ठीक है ना। ये मैंने किसकी बनाई है? बनेस की। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के सामने 2s की भी बना लेता हूं, ठीक है ना। ये जो मैंने शेप बनाई है ये आप लोगों की किसकी बना दी? 2s की बना दी। ये जो शेप है वो मैंने किसकी बना दी? 2s की बना दी। अब देखो, जो 2s ऑर्बिटल होती है ना, इस 2s ऑर्बिटल में एक जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। तो उस सतह को, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? नोडीय सतह, नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। एक जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहां पर ये पूरा स्पेस यहां पर बिल्कुल खाली पड़ा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोडीय सतह, मतलब नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडीय सतह, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नोडीय सतह, नोडीय सतह, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो देखो, ये जो शेप हो गई आप लोगों की किसकी हो गई? 1s ऑर्बिटल की। ये जो शेप है आप लोगों की किसकी हो गई? 2s ऑर्बिटल की, ठीक है ना। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, नोडीय सतह, नोडल प्लेन। इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि नोडीय सतह, नोडल प्लेन की क्या डेफिनेशन होती है। क्या परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसी सतह को हम क्या बोलते हैं? नोडीय सतह, नोडल प्लेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? नोडीय सतह। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, संभावना 0 होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि नोडीय सतह वह सतह होती है जहां पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और आप लोग नोडीय सतह को काउंट किस तरीके से करेंगे? तो देखो, काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का n-1। ये नोडीय सतह को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-1। और n यहां पर किसको शो कर रहा है? कोषों की संख्या को। जैसे कि मैंने 2 आप लोगों के सामने आकृति लिखी है, ये तो मैंने किसकी लिखी है? 1s ऑर्बिटल की, और ये मैंने किसकी लिखी है? 2s ऑर्बिटल की। और इन दोनों के अंदर आप लोग नोडीय सतह कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो, n यहां पर किसको शो कर रहा है? कोषों की संख्या को। तो नोडीय सतह में 1s के अंदर निकालूं तो देखो, यहां पर कोष की संख्या क्या है? 1। यहां पर किसको शो कर रहा है? n की वैल्यू को। तो देखो, 1 - 1 बराबर क्या होगा? 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1s ऑर्बिटल होती है ना, 1s ऑर्बिटल, उसमें आप लोगों के नोडीय सतह नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो 1s ऑर्बिटल की जो आप लोग शेप देख रहे हो, इसमें हर जगह पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर नोडीय सतह है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पूरी जगह पर इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं। लेकिन बात मैं जब ये 2s ऑर्बिटल की करता हूं, ठीक है ना, लिख देता हूं ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल।
बात जब मैं 2s ऑर्बिटल की करता हूं तो वही फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, यहां पर क्या लिख दो 2 - 1, ठीक है ना, तो बराबर आप लोगों का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 2s ऑर्बिटल होती है ना उसमें नोडीय सतह नोडल प्लेन कितना होता है 1 होता है, जो कि आप लोगों का ये रहा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि नोडीय सतह की डेफिनेशन क्या होती है कि परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसको ही हम क्या बोलते हैं नोडीय सतह नोडल प्लेन, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है n-1, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है n-1, और n यहां पर किसको कर रहा है कोषों की संख्या को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तो 1s ऑर्बिटल की आप लोगों की शेप हो गई और ये आप लोगों की 2s ऑर्बिटल की शेप हो गई जिसमें एक नोडीय सतह होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जैसे जैसे इस n का मान बढ़ता है, जैसे जैसे इस स्मॉल n का मान बढ़ता है, स्मॉल n को मैंने क्या बोला है कोष बोला है सेल बोला है, जैसे जैसे आप लोगों का स्मॉल n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों के परमाणु की क्या बढ़ेगी साइज बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात बताओ, जैसे कि माना कि ये परमाणु आकृति आप लोगों किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना है, ठीक है ना, ये आप लोगों का पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप लोगों के कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परमाणु की आकृति बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसके लिए स्मॉल n का मान 1 तो साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, फिर आप लोगों का एक सेल और आ गया, एक कोष और आ गया तो साइज थोड़ा बढ़ गया, ठीक है ना, एक कोष और आ गया तो फिर और बढ़ गया, ठीक है ना, एक कोष और आ गया तो और बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे स्मॉल n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु की आकृति बढ़ती जाएगी और परमाणु की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और एस आकृति के बारे में बता दिया आप लोगों के लिए कि गोलाकार शेप होती है और गोलाकार शेप की आप लोगों को पता कोई भी डायरेक्शन दिशा नहीं होती, और दिशा नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं दिशाहीन होते हैं, अर्थात इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये हुआ कि जो सर एस ऑर्बिटल होती है ये कहां से स्टार्ट होती है, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो 1s से स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरते हैं 1s ऑर्बिटल में। अरे बिल्कुल सही बात तो है भाई, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में भरते हैं तो वो पहली ऑर्बिटल आप लोगों की कौन होती है 1s। जैसे कि पहला परमाणु क्रमांक किसका होता है हाइड्रोजन का, तो हम उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे ही तो लिखते हैं 1s1। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में भरते हैं हम 1s में भरते हैं। इसीलिए आप लोगों की जो s ऑर्बिटल है वो पहले कोष से प्रारंभ होती है, अर्थात पहले कोष से स्टार्ट होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। पहला कोष आप लोगों को कौन होता है 1s होता है जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई। ये s ऑर्बिटल के बारे में बता दिया। अब इसके दो ग्राफ बनेंगे, दोनों ग्राफों को मैं बना देता हूं, ठीक है ना। एक ग्राफ तो मैं 1s ऑर्बिटल का बना देता हूं और एक ग्राफ मैं 2s ऑर्बिटल का बना देता हूं। ध्यान रखना 2s ऑर्बिटल का जब आप ग्राफ बना रहे हो तो नोडल सतह को आप भूल मत जाना, इसलिए मेरे पास यहाँ पर जगह कम है तो मैं छोटे छोटे दो आप लोगों के लिए ग्राफ बना देता हूं। तो देखो ये तो मैं 1s के लिए बना देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर दो छोटे छोटे ग्राफ बना देता हूं 1s और 2s के लिए। तो देखो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा साई स्क्वायर और स्मॉल r के बीच में आप लोगों का ग्राफ बनेगा। तो 1s ऑर्बिटल में तो आप लोगों को पता कोई नोडीय सतह होती नहीं है, नोडीय सतह नहीं होती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल कौन हो गई 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये जो ग्राफ बनाया वो मैंने किसका बनाया 1s ऑर्बिटल का। लेकिन जो 2s ऑर्बिटल होती है उसमें एक नोडीय सतह होती है, नोडल प्लेन होती है, तो उसका ग्राफ किस तरीका से बनेगा उसको भी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है मैंने किसके लिए बनाया 2s ऑर्बिटल के लिए। यहां पर लिख दो साई स्क्वायर और यहां पर लिख दो r, ठीक है ना। ये आप लोगों का मैंने क्या बना दिया ग्राफ बना दिया। अब इधर देखिए बोर्ड की तरफ ये जो जगह होती है ना आप लोगों की, ये जगह ये किसको शो कर रही है नोडीय सतह को, नोडल प्लेन को। मैं लिख देता हूं ये आप लोगों की सतह किसको शो कर रही है नोडीय सतह। नोडीय सतह मतलब नोडल प्लेन को शो कर रही है और इस जगह पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब भी बंध का निर्माण होता है तब किसके रेस्पेक्ट में होता है इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बंध बनेंगे। इसका मतलब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कॉमन सी बात है बंध कैसे बनेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी आप लोगों की 0 होगी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये पूरी केमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों के लिए बताई है वो
किसकी, कौन सी ऑर्बिटल के लिए बताई है, एस ऑर्बिटल के लिए बताई है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एस ऑर्बिटल के बारे में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दी, उनकी मैंने आकृति बना दी। एग्जांपल के तौर पे दो ले ली, एक तो 1s ऑर्बिटल ले ली, एक 2s ऑर्बिटल ले ली, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों के लिए ये बताया कि 1s ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों के 1s ऑर्बिटल के अंदर जो नोडीय सतह होती है वो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन 2s ऑर्बिटल में क्या, 2s ऑर्बिटल में जो नोडीय सतह होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। फॉर्मूला क्या है नोडीय सतह निकालने का, n-1। n यहां पर किसको शो कर रहा है, कोषों की संख्या को, ठीक है ना। फिर दोनों के ग्राफ बताए और फिर मैंने ये बताया क्या, स्मॉल n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु की आकृति और परमाणु का आकार और परमाणु की ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। और जो s ऑर्बिटल है वो कहां से स्टार्ट होती है, पहले कोष से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s में ही भरते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों की ये एस ऑर्बिटल खत्म होती है। अब मैं डिस्कशन करता हूं दूसरी ऑर्बिटल, जो कि कौन है, आप लोगों की पी ऑर्बिटल। तो देखो पी कक्षक के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं, देख लो पी ऑर्बिटल को। तो देखो दूसरी हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए पी कक्षक, दूसरी हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए पी कक्षक मतलब पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब हम डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, पी कक्षक के बारे में, पी ऑर्बिटल के बारे में। तो देखो जो आप लोगों की पी ऑर्बिटल होती है उसकी डंबल जैसी शेप होती है, अर्थात इसकी जो शेप होती है वो डमलाकार होती है। और डमलाकार शेप होने की वजह से ये जो पी ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, दिशात्मक होते हैं, अर्थात इनकी डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन कैसी होती है अभी मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। एक बार फिर से बता देता हूं, दूसरी हेडिंग हम लोगों की कौन सी है, पी कक्षक मतलब पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पी कक्षक की जो आकृति होती है वो डमलाकार आकृति होती है, और डमलाकार आकृति होने की वजह से ये क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, अर्थात इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और पी कक्षक संख्या में 3 होते हैं, जिनको आप px, py और pz ऑर्बिटलों के नाम से जानते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्या पी कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिनको आप px, py, pz के नाम से जानते हो। अभी मैं आप लोगों के लिए इनका डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम के आधार पर फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो पी कक्षक संख्या में आप लोगों के कितने होते हैं, 3 होते हैं। पी कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं तीनों की आप लोगों के लिए आकृति बना देता हूं। सबसे पहले मैं किसके बारे में डिस्कशन करता हूं, पीएक्स के बारे में। तो ये जो मैं आकृति बना रहा हूं वो मैं किसकी बना रहा हूं, पीएक्स की बना रहा हूं, ठीक है ना, पीएक्स की बना रहा हूं। तो ये तो आप लोगों की एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, और ये कौन हो गई, आप लोगों की जेड हो गई। ये जो किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, पीएक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, पीएक्स ऑर्बिटल, ठीक है ना, पीएक्स ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। अब देखो डंबल जैसी शेप कैसी होती है, डंबल शेप इस प्रकार की शेप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डमलाकार शेप। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक लोब आप लोगों की ये हो गई, एक लोब आप लोगों की हो गई, और ये जो बीच की जगह है ना, ये आप लोगों की नोडीय सतह, नोडल प्लेन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये जो पी ऑर्बिटल होती है ना, उसकी शेप ऐसी होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डमलाकार आकृति। बात समझ में आ गई ना, आप सोच रहे हो डमलाकार आकृति सर कैसी होती है, ऐसी होती है, डंबल जैसी आकृति होती है, ठीक है ना। तो एक लोब आप लोगों की ये हो गई, एक लोब आप लोगों की ये रह गई, ठीक है ना। और ये दोनों लोब किससे जुड़े होते हैं, इस सेंटर पॉइंट से जुड़े होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम में आप लोगों के लिए एडजस्ट कर देता हूं कि किस तरीका से आप लोगों की शेप बनेगी, ठीक है ना। तो इस डमलाकार आकृति को इस तरीका से मैं लिख देता हूं। देखो पीएक्स ऑर्बिटल में किस तरीका से आएगी आप लोगों की, ये आप लोगों की एक्स एक्सिस है, इस पर ये डमलाकार आकृति किस तरीका से बनेगी, इस तरीका से बनेगी, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों की पीएक्स ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसमें जो नोडीय सतह होगी, नोडल प्लेन होगी, नोडीय सतह, नोडीय सतह या नोडल प्लेन होगी, वो कौन होगी आप लोगों की, एक तो बाई होगी और एक आप लोगों की जेड होगी, अर्थात बाई और जेड पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो डंबल है वो किस पर है, आप लोगों के एक्स पर है, ठीक है ना। डंबल आप लोगों का किस पर है, एक्स पर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन देखो बाई पर डंबल नहीं है और जेड पर डंबल नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि बाई और जेड पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो सतह को हम लोग क्या बोलेंगे,
नोडीय सतह। तो यहाँ पर ये जो आकृति बनाई है वो मैंने किसकी बनाई है, px ऑर्बिटल की बनाई है, और इसमें नोडीय सतह हो गई आप लोगों की बाई और जेड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं px की हो गई, अब मैं py के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ये जो शेप बना रहा हूँ वो मैं किसकी बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए py की। तो ये एक्सिस को लिख देता हूँ, ये x एक्सिस हो गई, ये आप लोगों की बाई हो गई, और ये आप लोगों की क्या हो गई, जेड हो गई। ठीक है ना। इसका भी डंबल बना देता हूं। देखो इसका डंबल इस तरीका से बनेगा। ये डंबल आप लोगों का किसका बन गया, पीएक्स ऑर्बिटल, पीवाई ऑर्बिटल का। ठीक है ना, किसका बन गया, पीवाई ऑर्बिटल का। ठीक है ना। तो इसके लिए नोडीय सतह क्या हुई, एक्स और जेड। ठीक है ना। तो कि ये जो आप लोगों की बाई एक्सिस है ना, यहां पर तो आप लोगों की इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, एक तो एक्स पर प्रेजेंट नहीं है और एक जेड पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर लिख दो नोडीय सतह, नोडीय सतह होंगी वो आप लोगों की कौन सी होगी, एक तो एक्स एक्सिस होगी और एक आप लोगों की जेड एक्सिस होगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पीएक्स ऑर्बिटल की बात हो गई, पीवाई ऑर्बिटल की बात हो गई। अब मैं पीजेड ऑर्बिटल की बात करता हूं। तो देखो पीजेड ऑर्बिटल को मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं। ये जो ऑर्बिटल आप लोगों की क्या होगा, पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल। ठीक है ना, पीजेड ऑर्बिटल। इसकी शेप कैसी बनेगी, ये आप लोगों की एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई हो गई, और ये आप लोगों की जेड हो गई। तो इसकी जो शेप कैसी बनेगी, इसकी इस प्रकार से शेप बनेगी। ठीक है ना। तो देखो जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि उस पर डंबल लिख दिया मैंने। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, एक्स पर प्रेजेंट नहीं है और बाई पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। तो जो पीजेड ऑर्बिटल है उसमें नोडीय सतह कौन सी होंगे आप लोगों की, नोडीय सतह, नोडल प्लेन होंगे आप लोगों के, वो होंगे आप लोगों के एक्स और आप लोगों के बाई। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो पी कक्षक संख्या में तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो शेप होती है, वो शेप इस प्रकार की होती है। उनकी डमलाकार आकृति होती है, और डमलाकार आकृति होने के कारण ये क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, अर्थात इनकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन आप लोगों के सामने, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई एक्सिस हो गई, ये आप लोगों की जेड एक्सिस हो गई। ये जो मैंने शेप बनाई है वो मैंने किसकी बनाई है, पी एक्स ऑर्बिटल की। इसमें नोडीय सतह कौन होंगे, आप लोगों के बाई और जेड। ये जो मैंने शेप बनाई है वो किसकी बनाई है, पी वाई ऑर्बिटल की। ठीक है ना, पी वाई ऑर्बिटल की। इसकी जो नोडीय सतह होंगे वो कौन होंगे, एक्स और जेड। ये मैंने किसकी शेप बनाई है, पी जेड ऑर्बिटल की। ठीक है ना, ये शेप मैंने किसकी बना दी, पी जेड ऑर्बिटल की। और इसके नोडीय सतह कौन होंगे, आप लोगों के एक्स और बाई। पहले तो ये बात बताओ, बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या जो आप लोगों के ये पी ऑर्बिटल है ना, ये कौन से कोष से प्रारंभ होती है। तो आप लोगों को पता है कि जब पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 2p ऑर्बिटल में। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 2p ऑर्बिटल में। अरे बिल्कुल सही बात है। एस के अंदर जब हमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 1s के अंदर। और जब पी में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, 2p में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ऑर्बिटल होती है वो दूसरे कोष से प्रारंभ होती है, या ऐसे बोल सकता हूं जो पी ऑर्बिटल होती है वो 2p से स्टार्ट होती है। जो आप लोगों की एस ऑर्बिटल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1s से होती है। लेकिन जो आप लोगों की पी ऑर्बिटल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 2p से होती है। तभी तो हम किसी का परमाणु क्रमांक लिखते हैं जब ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाई 1s2 2s2 और 2p6। बात समझ में आ गई ना, 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब जो p ऑर्बिटल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन गया वो कौन सी ऑर्बिटल में गया है, 2p ऑर्बिटल में गया है। कौन से कोष में गया है, दूसरे कोष में गया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए p ऑर्बिटल दूसरे कोष से प्रारंभ होते हैं। ये ऐसे बोल सकता हूं कि जो आप लोगों की p ऑर्बिटल है वो दूसरे कोष मतलब 2p से स्टार्ट होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाता है, p ऑर्बिटल में 2p के अंदर जाता है। जैसे s में पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 1s में, उसी तरीका से p के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 2p में जाता है। चलो ठीक है। अब जो आप लोगों की p ऑर्बिटल जो संख्या में 3 होती हैं, जैसे कि p ऑर्बिटल आप लोगों की संख्या में कितनी हुई, 3 हुई, px, py और pz। तो इन तीनों की एनर्जी होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जो आप लोगों की p की 3 ऑर्बिटल होती है ना, px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। इन तीनों की जो आप लोगों की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, समान होती है। और समान ऊर्जा होने की वजह से इन ऑर्बिटलों को हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं इनको हम, समभ्रंश कक्षक, क्योंकि इन तीनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूं, क्या जो आप लोगों का ये 2p ऑर्बिटल है ना, जो आप लोगों की 2p ऑर्बिटल है, इसका मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना देता हूं। तो देखो ग्राफ को मैं यहीं पर बना देता हूं। मेरे पास इधर तो जगह नहीं है, ऊपर जगह थोड़ी बहुत, तो मैं यहीं पर आप लोगों के ग्राफ को बना देता हूं। ठीक है ना।
2p ऑर्बिटल के लिए मैं ग्राफ को बना देता हूं। 2p ऑर्बिटल का ग्राफ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि p ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होती है, 2p से स्टार्ट होती है, तो उसका मैं आप लोगों के लिए ग्राफ को बना रहा हूं। तो देखो आप लोगों को पता है 2p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। नोडीय सतह निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के लिए बता दिया, n-1, तो 2 को रख दो, 2 - 1 बराबर क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये निकला कि जो 2p ऑर्बिटल होती है ना उसके अंदर नोडीय सतह कितनी होती है, 1, नोडल प्लेन कितना होता है, 1। तो उसका डायग्राम तो हम आसानी से बना सकते हैं भाई, उसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। यहां पर क्या लिख दो, साई² लिख दो, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख दो, r लिख दो, और जो 2p ऑर्बिटल है ये आप हो गई आप लोगों को 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है ना। ये जो मैंने ग्राफ बना रहा हूं तो किसके लिए बना रहा हूं, 2p ऑर्बिटल के लिए। ग्राफ किस तरीका से बनेगा, इस तरीका से बनेगा, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों का ग्राफ बनेगा। और ये जो सतह होती है यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, इसीलिए इस सतह को हम क्या बोलते हैं, नोडीय सतह, नोडल प्लेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और नोडीय सतह कितनी होगी, 1 होगी, किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2p ऑर्बिटल के अंदर नोडीय सतह आप लोगों की कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि जो नोडीय सतह निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-1। तो 2 को यहां पर रख दो, 2 में से 1 गए तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। तो ये किसको शो कर रही है, नोडीय सतह को, ठीक है ना। ये जगह किसको शो कर रही है, नोडीय सतह को, नोडीय सतह मतलब नोडल प्लेन। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ये मैंने क्या बना दिया, 2p ऑर्बिटल के लिए क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। आप एक एक चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल जमा कर रखना, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए बता दी। पी कच्चक की आकृति क्या होती है, डम्बल, डमलाकार जैसी शेप होती है। डम्बल खूब आप लोगों को पता है डम्बल कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं आप लोगों के डम्बल, ठीक है ना। और ये जो दोनों लोग होती है वो सेंटर से जुड़ होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अगर ये डम्बल x एक्सिस पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी, px की। अगर ये डंबल आप लोगों के y एक्सिस पर है तो वो शेप किसकी बनेगी, आप लोगों की py की बनेगी। और अगर ये डंबल z एक्सिस पर है तो वो शेप आप लोगों की किसकी बनेगी, pz ऑर्बिटल की। और ये तीनों ही px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी समान होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों की ये p ऑर्बिटल भी खत्म होती है। अब s ऑर्बिटल बता दी, s ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। p, फिर अब आप लोगों के लिए p ऑर्बिटल को भी बता दिया, p ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, डमलाकार। अब मैं तीसरी हेडिंग ले रहा हूं जो आप लोगों की कौन सी होगी, d ऑर्बिटल, ठीक है ना। d कक्षक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि d कक्षक की क्या शेप होती है, कैसी उनकी आकृति होती है, कैसे उनके ग्राफ होते हैं, ठीक है ना। पूरी केमिस्ट्री हम किसके बारे में पढ़ेंगे, d ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लो, d ऑर्बिटल हेडिंग डाल देता हूं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए तीसरी हेडिंग डाल देता हूं, डी कक्षक को, डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब हम डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए बात बताई थी कि जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति कैसी होती है, डमलाकार जैसी आकृति होती है। जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। इसको हमने क्या बोला है, डमलाकार बोला है, ठीक है ना। डमलाकार आकृति होने के कारण जो पी ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, दिशात्मक होती है, अर्थात उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। बात जब हम डी ऑर्बिटल की करते हैं तो डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डबल डमलाकार जैसी होती है। और डबल डमलाकार आकृति होने के कारण ये ऑर्बिटल आप लोगों की क्या होती है, दिशात्मक होती है। और डबल डंबल आप लोगों कैसे बनेंगे, जैसे कि ये तो आप लोगों का एक डंबल हो गया। अगर आप डबल डंबल बनाओगे, दो डंबल बनाओगे तो दो डंबल आप लोगों को इस तरीका से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आकृति तो आप लोगों की क्या हो गई, डमलाकार हो गई। और ये आकृति आप लोगों की क्या हो गई, डबल डमलाकार आकृति हो गई, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल जो शेप बनाई है ये मैंने किसके लिए बनाई है, पी ऑर्बिटल के लिए। और ये जो शेप बनेगी वो किसके लिए बनेगी, डी ऑर्बिटल के लिए। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डबल डमलाकार जैसी आकृति होती है। दो डंबल होते हैं,
एक डंबल आप लोगों का ये रहा और एक डंबल आप लोगों का ये रहा। इसलिए जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो क्या होती है, दिशात्मक होती हैं, अर्थात उनकी डायरेक्शन होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो क्या होती है, डबल डंबलाकार जैसी आकृति होती है, और डबल डंबलाकार आकृति होने के कारण ये ऑर्बिटल भी आप लोगों की क्या होती है, दिशात्मक होती है, अर्थात इनकी भी डायरेक्शन होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो संख्या में कितनी होती हैं, 5 होती हैं, जिनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं यहाँ पर साइड में। डी ऑर्बिटल होती है वो संख्या में कितनी होती है, 5 होती है, जिनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये डी ऑर्बिटल होती है जो संख्या में कितनी होती है, 5 होती हैं। शुरू की ये 3 जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, T2G कक्षकों के नाम से। इनको हम किन के नाम से जानते हैं, T2G कक्षक मतलब T2G ऑर्बिटलों के नाम से। और ये जो आप लोगों के डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको हम किन के नाम से जानते हैं, EG कक्षकों से, मतलब EG ऑर्बिटलों से। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि डी ऑर्बिटल संख्या में कितनी होती है, 5 होती है, और पांचों के नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जिनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनको हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक, T2G ऑर्बिटल, और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं, EG कक्षक, EG ऑर्बिटल। बात आप लोग समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इन पांचों की मैं आप लोगों के लिए आकृति बना देता हूं, शेप बना देता हूं। शेप को बनाने के बाद फिर दोबारा से डिस्कशन करूंगा इसके सारे पॉइंटों पर, ठीक है ना, क्योंकि आकृति बनाने के बाद इसके जितने भी पॉइंट है उनको समझाने में मुझे आसानी रहेगी और आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। तो पांचों की मैं आप लोगों के लिए आकृति बना देता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल से। तो देख लो पांचों की शेप, देख लो पांचों की शेप किस तरीका से बनेगी। देखो ये जो आप लोगों की शेप बना रहा हूं वो मैं किसकी बना रहा हूं, डी एक्स वाई की। ठीक है ना, ये जो शेप है आप लोगों की किसकी हो गई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये जो शेप है वो किसकी हो गई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। चलो ठीक है, ये जो शेप है वो किसकी हो गई, डी एक्स वाई, ये हो गई डी वाई जेड ऑर्बिटल। चलो ठीक है, ये जो शेप है वो किसकी हो गई आप लोगों की, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल। चलो ठीक है, ये जो शेप है वो किसकी हो गई, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है ना, और ये जो शेप है आप लोगों की वो किसकी हो गई, डी जेड ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये पांचों के मैंने आप लोगों को इस तरीका से लिख दिया। अब मैं इनकी आकृति बनाता हूं, इनकी शेप बनाता हूं। तो देखो अभी मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों से कि जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति कैसी होती है, डबल डंबलाकार जैसी आकृति होती है। तो डबल डंबल किस तरीका से बनाओगे, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो ये हम ऑर्बिटल कौन सी की आकृति बना रहे हैं, डी एक्स वाई की। तो एक्स एक्सिस को आप लोग यहां पर लिख दो, वाई एक्सिस को आप लोग यहां पर लिख दो। और डबल डंबल किस तरीका से बनाओगे, एक डंबल आप लोगों का ये बन गया, एक डंबल आप लोगों का ये बन गया। तो ये जो आकृति हो गई वो किसकी हो गई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। ठीक है ना, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। ठीक है ना, और इसके लिए जो नोडीय सतह होंगे, नोडीय सतह जो नोडल प्लेन होंगे उसके लिए हो गए, देखो यहाँ पर जेड की कोई बात नहीं हुई है तो यहाँ पर नोडल प्लेन हो गए आप लोगों के एक्स जेड कोमा वाई जेड। ठीक है ना, नोडीय सतह आप लोगों की कौन सी हो गई, एक तो एक्स जेड हो गए और एक आप लोगों के वाई जेड हो गया। अब मैं डिस्कशन करता हूं डी वाई जेड ऑर्बिटल की। तो देखो वाई एक्सिस को यहां पर लिख दो और जेड एक्सिस को आप लोग यहां पर लिख दो और इसके दो डंबल बना दो, एक डंबल ये बन गया, एक डंबल आप लोगों का ये बन गया। ठीक है ना, और इसके लिए जो नोडीय सतह होंगे, नोडीय प्लेन, नोडीय सतह नोडल प्लेन होंगे। तो देखो यहाँ पर वाई की बात हो रही है, जेड की बात हो रही है, किसकी बात नहीं हो रही है, एक्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो नोडीय सतह होंगे वो होंगे आप लोगों के एक्स वाई और आप लोगों के यहाँ पर हो गए एक्स जेड। ठीक है ना, ये नोडीय सतह हो गए किसके, वाई जेड ऑर्बिटल के। अब मैं बात करता हूँ डी एक्स जेड ऑर्बिटल की। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को लिख दो और यहाँ पर किसको लिख दो, जेड एक्सिस को लिख दो और उसके भी दो डंबल बना दो, एक डंबल आप लोगों का ये रहा, एक डंबल आप लोगों का ये रहा। ठीक है ना, ये आकृति किसकी हो गई, डी एक्स जेड ऑर्बिटल की। इसकी जो नोडीय सतह होंगे, नोडल प्लेन होंगे, नोडीय सतह नोडल प्लेन हो गए इसके आप लोगों के। तो देखो यहाँ पर एक्स की बात हो रही है और जेड की बात हो रही है, तो नोडीय सतह हो गई आप लोगों की, एक तो एक्स वाई हो गई और एक आप लोगों के वाई जेड हो गए। ठीक है ना, इन तीनों को हम किसके नाम से जानते हैं, इन तीनों को हम T2G कक्षकों के नाम से जानते हैं। T2G कक्षक या ग्रेड कक्षक भी बोल सकते हो, T2G कक्षक या ग्रेड कक्षक,
T2G कक्षक या ग्रेड कक्षक भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। dx बाई डी बाई जेड डी एक्स जेड, इन तीनों को हम किसके नाम से जानते हैं? T2G कक्षक है ग्रेड कक्षकों के नाम से। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं डिस्कशन करता हूं dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर, ठीक है ना, dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो इसमें नोडीय सतह होते हैं, वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जीरो क्यों होते हैं अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, पहले इनकी आकृति बना देता हूं। तो देखो dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर, तो ये तो आप लोगों की एक्स एक्सिस हो गई, ये आप लोगों की कौन सी हो गई? बाई एक्सिस हो गई, और इसकी जो आकृति बनेगी वो आकृति इस तरीका से बनेगी, ये हो गई ना dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर, और ये हो गया आप लोगों का dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का dx स्क्वायर टू, और ये हो गया आप लोगों का dy स्क्वायर, ठीक है ना, ऑर्बिटल। अब मैं बात करता हूँ dz ऑर्बिटल की, तो देखो यहाँ पर लिख दो आप लोग z को लिख दो, ठीक है ना, और इसकी जो आकृति बनेगी वो इस तरीका से बनेगी। ये आकृति आप लोगों की किसकी हो गई? dz ऑर्बिटल की, ठीक है ना। और इनको हम किन के नाम से जानते हैं? eg कक्षकों के नाम से, eg ऑर्बिटल के नाम से। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ रख देना। अब मैं इनको बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल से और अच्छी तरीका से समझा के बताता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ ध्यान में रखना, इधर देखो डी ऑर्बिटल संख्या में कितनी होती है? 5 होती हैं, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर टू बाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। इन सबकी आप लोगों के सामने आकृति मैंने लिख दी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं dxy ऑर्बिटल की। यहाँ पर x को लिख दिया, यहाँ पर y को लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आकृति किसकी हो गई? dxy ऑर्बिटल की, और उसके नोडीय सतह हो गई, एक तो xz हो गई और एक yz हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने z की कोई बात नहीं की है। तो एक बार तो z को किससे जोड़ दो? x से जोड़ दो, एक बार z को किससे जोड़ दो? y से जोड़ दो, ठीक है। अब गौर से इस आकृति में आप लोग देखो dx बाई डी बाई जेड और dxz, इन आकृति में आप लोग देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो एक्सिस के बीच में, एक्सिस पर नहीं है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? देखो आप लोगों की ये कौन सी एक्सिस है? एक्स है, और ये कौन सी आप लोगों की बाई। तो यहां पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एक्सिसों के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि एक डंबल आप लोगों का ये रहा, एक डंबल आप लोगों का ये रहा, ये डंबल कोई सा भी आप लोगों का एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए dx बाई डी बाई जेड डी एक्स जेड, जिनको हम T2G कक्षकों के नाम से जानते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है वो एक्सिस के बीच में होता है, अक्षों के बीच में होता है, अक्षों पर नहीं होता, एक्सिस पर नहीं होता। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना कि dx बाई डी बाई जेड डी एक्स जेड, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है वो एक्सिस के बीच में होता है, एक्सिस पर नहीं होता। देखो यहां पर भी एक्सिस के बीच में, यहां पर भी एक्सिस के बीच में, और यहां पर भी एक्सिस के बीच में। तीनों ऑर्बिटलों को देख लो, कहीं पर भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक्सिस पर नहीं है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व नहीं है, मतलब डंबल मैंने इनके बीच में शो कर रखे हैं, एक्सिस पर शो नहीं कर रखे हैं। यहां पर भी देख लो बीच में शो कर रखे हैं, एक्सिस पर शो नहीं कर रखे हैं, और इसमें भी देख लो आप लोग बीच में शो कर रखे हैं, एक्सिस पर शो नहीं कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों को हम किसके नाम से जानते थे? T2G कक्षक या ग्रेड कक्षकों के नाम से जानते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक्सिस के बीच में होता है, एक्सिस पर नहीं होता। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी नोडीय सतह आप लोग देख लेना, इसकी नोडीय सतह एक्स जेड वाई जेड हो गई, इसकी नोडीय सतह एक्स वाई और आप लोगों के क्या हो गए? एक्स जेड हो गया, और इसके नोडीय सतह एक्स वाई और वाई जेड हो गए आप लोगों के, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर आप लोगों के dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की, ठीक है ना। ये आप लोगों का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आप लोगों को कौन है? स्क्वायर है, dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो गौर से इस ऑर्बिटल को आप लोग देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो एक्सिस पर है, मतलब जो डबल डमलाकार जैसी मैंने आकृति शो कर रखी है वो किस पर शो कर रखी है? एक्सिस पर शो कर रखी है। देखो ये डंबल भी आप लोगों का एक्सिस पर है, और ये डंबल भी आप लोगों का एक्सिस पर है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें जो नोडीय सतह होती है, नोडल प्लेन होती है, वो आप लोगों की क्या होती है? जीरो होती है, अर्थात यहां पर कोई भी नोडीय सतह नहीं होती। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? यहां पर जो नोडीय सतह होगी, नोडल प्लेन होंगी, वो क्या होंगी? जीरो होंगी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक्सिस पर पाए जाते हैं, और इनमें किस पर पाए जाते हैं? एक्सिसों के बीच में पाए जाते हैं। इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उस जगह को ही हम क्या बोलेंगे? नोडीय सतह, नोडल प्लेन। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना? इसलिए इनके नोडीय सतह तो एक्स जेड हो गए, वाई जेड हो गए, इसके नोडीय सतह
सत्य आप लोगों के एक्स वाई एक्स जेड हो गया और इसके नोडियल सत्य एक्स वाई और आप लोगों का वाई जेड हो गया। लेकिन बात जब मैं डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की बात करता हूं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक्सिस पर होता है और एक्सिस पर होने की वजह से इन दोनों के अंदर जो नोडियल सतह होंगे, नोडल प्लेन होंगे, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सिस पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनको हम कौन सी कक्षकों के नाम से जानते हैं, ईजी कक्षकों के नाम से। खूब सुना है आप लोगों ने T2G कक्षक कौन कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड T2G कक्षक होती है और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आप लोगों की कौन सी होते हैं, ईजी कक्षक। इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां पर होता है, अक्षों के बीच में, एक्सिस के बीच में, अक्षों के बीच में आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अक्षों पर, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां पर होता है, अक्षों पर, अक्षों पर, एक्सिस पर, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां पर होता है, एक्सिस के बीच में, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां होता है, एक्सिस पर, ठीक है ना। इनको हम T2G कक्षकों के नाम से जानते हैं, इनको हम ईजी कक्षकों के नाम से जानते हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल की, कि भाई आप लोगों को पता है एस ऑर्बिटल 1s से स्टार्ट होती है, पी ऑर्बिटल 2p से स्टार्ट होती है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल होती है वो 3d से स्टार्ट होती है। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई डी की कितनी सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है, और जो चौथी सीरीज होती है वो अपूर्ण सीरीज होती है। पहली सीरीज कौन सी होती है, 3d, दूसरी सीरीज कौन सी होती है, 4d, तीसरी सीरीज कौन सी होती है, 5d, और जो अपूर्ण सीरीज होती है वो कौन सी होती है, 3d, सॉरी 6d, जिसमें अभी तक एटमों की सही तरीका से खोज ही नहीं हुई है। मेरी बात समझ में आ गई ना, कि जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी कितनी सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है, और जो चौथी सीरीज होती है वो अपूर्ण सीरीज होती है। पहली का नाम 3d, दूसरी का नाम 4d, और तीसरी का नाम 5d, और जो अपूर्ण श्रेणी है वो कौन सी हो गई आप लोगों की, 6d। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल होती है वो 3d से स्टार्ट होती है, अर्थात तीसरे कोष से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल 1s से स्टार्ट होती है, पहले कोष से प्रारंभ होती है। पी ऑर्बिटल 2p से स्टार्ट होती है, दूसरे कोष से प्रारंभ होती है। लेकिन डी ऑर्बिटल 3d से स्टार्ट होती है, इसका मतलब तीसरे कोष से प्रारंभ होती है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि डी के अंदर जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो किस में जाएगा, 3d के अंदर। बात समझ में आ गई ना, कि डी में जब पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे डी का तो वो किस में जाएगा, 3d में। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल होती है वो 3d अर्थात तीसरे कोष से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं। इन पांचों की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो समान होती है। इसीलिए इनको हम किन के नाम से जानते हैं, समभ्रंश कक्षकों के नाम से। खूब जानते हैं आप लोग, डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं। इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, 1 2 3 4 5। इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, समान होती है, और समान एनर्जी होने की वजह से इन पांचों को हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब इधर देखो कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड प्रत्येक में दो दो नोडीय सतह, इसमें भी दो नोडीय सतह, एक ये रही एक ये रही, इसमें भी दो नोडीय सतह, एक ये रही एक ये रही, और इसमें भी दो नोडीय सतह, एक ये रही एक ये रही। इसलिए डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड प्रत्येक में दो दो नोडीय सतह, लेकिन डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनमें नोडीय सतहों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। और 0 क्यों होती है, इसका भी रीजन दे दिया। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो एक्सिस के बीच में होता है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक्सिस पर होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक्सिस पर होता है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो नोडल प्लेन फिर नहीं हो सकते, क्योंकि नोडल प्लेन, नोडीय सतह की डेफिनेशन यही होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उस सतह को हम क्या बोलते हैं, नोडीय सतह, नोडल प्लेन। बात समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों की ये डी ऑर्बिटल भी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल मैंने बता दी, आकृति क्या होती है आप लोगों की, गोलाकार। पी की आकृति क्या होती है, डमलाकार। डी की आकृति क्या होती है, डबल डमलाकार, अर्थात उसमें 2 डम्बल बनेंगे। अब बात करता हूं मैं एफ ऑर्बिटल के बारे में, एफ कक्षक के बारे में। तो देखो चौथी हेडिंग डाल देता हूं, एफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो अब मैं आप लोगों के लिए चौथी हेडिंग डाल देता हूं। चौथी हेडिंग में मैं डिस्कस करूंगा एफ कक्षक के बारे में।
एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो देखो इधर बोर्ड की तरफ देखिए कि एफ ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, पी की डमलाकार होती है, डी की डबल डमलाकार होती है, लेकिन जो एफ ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति जटिल होती है। जटिल का मतलब ये होता है उसकी आकृति को हम लोग नहीं बना सकते। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये है कि सर एफ ऑर्बिटल के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी आकृति को हम नहीं बना सकते? क्योंकि बेटा जो एफ ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के सबसे पास की ऑर्बिटल होती है, और पास की ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी जो आकृति होती है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। जटिल का मतलब ये हुआ उसकी आकृति को हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए एफ ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? जटिल होती है, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। एस की कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। पी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। और एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है? 7। उन 7 ऑर्बिटलों के क्या नाम होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। सातों के नाम मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। एक हो गया आप लोगों का एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड। एक हो गया आप लोगों का एफ वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक हो गई आप लोगों की यहाँ पर एफ जेड, ठीक है ना। इसका क्या लिखोगे आप लोग? एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक हो गई आप लोगों की एफ एक्स, इसका क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक हो गया आप लोगों का एफ एक्स क्यू, एक हो गया आप लोगों का एफ वाई क्यू, एक हो गया आप लोगों का एफ जेड क्यू, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 1, ये कितनी हो गई? 2, ये 3, ये आप लोगों की 4, ये आप लोगों की 5, ये आप लोगों की 6 और ये आप लोगों की 7, ठीक है ना। तो एफ ऑर्बिटल संख्या में कितनी होती है? 7 होती है। सातों के आप लोगों के नाम सामने एक बार फिर से बता देता हूं। 7 ऑर्बिटलों के अंदर पहली का नाम होता है एफ एक्स वाई जेड, दूसरी का एफ वाई एक्स स्क्वायर टू आप लोगों का जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक हो गई आप लोगों की एफ जेड एक्स स्क्वायर टू, ये कौन हो गई आप लोगों के? वाई स्क्वायर, ठीक है। एक हो गई आप लोगों की एफ एक्स वाई स्क्वायर टू, ये कौन हो गई? जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू और एक आप लोगों की एफ जेड क्यू, ठीक है ना। तो एफ ऑर्बिटल संख्या में आप लोगों की कितनी हो गई? 7 हो गई, और इन सातों की एनर्जी समान होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात से ध्यान से कि जो एफ ऑर्बिटल होती है उसमें जब हम पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f ऑर्बिटल में। पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f ऑर्बिटल में। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि f की कितनी सीरीज होती है? 2 सीरीज होती हैं, जिनको आप लोग 4f और 5f के नाम से जानते हो, ठीक है ना। 4f और 5f के नाम से जानते हो। इस 4f वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लेंथिनाइड सीरीज, और ये 5f सीरीज वाली को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना कि जो आप लोगों की f ऑर्बिटल होती है उनकी जो श्रेणी होती है, सीरीज होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। एक तो 4f होती है, इसलिए इसको हम लेंथिनाइड सीरीज बोलते हैं। एक 5f होती है जिसको हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई ना। इसीलिए जो f ऑर्बिटल होती है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 4f ऑर्बिटल में, अर्थात f ऑर्बिटल चौथे कोष से प्रारंभ होती है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? जो आप लोगों की s ऑर्बिटल है वो कहां से स्टार्ट होती है? 1s से। जो आप लोगों की p ऑर्बिटल वो किससे स्टार्ट होती है? 2p से। जो आप लोगों की d ऑर्बिटल वो किससे होती है? 3d से, ठीक है ना। जो आप लोगों की f ऑर्बिटल है वो कहां से स्टार्ट होती है? 4f से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो किसमें जाता है? 1s में। जब हम p के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो किसमें जाता है? 2p में। जब d के अंदर हम पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो किसमें जाता है? 3d में। और जब f के अंदर हम पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किसमें जाता है? 4f में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों की s ऑर्बिटल है वो पहले कोष से प्रारंभ होती है, p ऑर्बिटल दूसरे कोष से प्रारंभ होती है, d ऑर्बिटल आप लोगों की तीसरे कोष से प्रारंभ होती है, और जो आप लोगों की f ऑर्बिटल है वो आप लोगों की चौथे कोष से प्रारंभ होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? और इसी के साथ आप लोगों की ये f ऑर्बिटल भी खत्म होती है, ठीक है ना। इसमें जो मेन चीज है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। ये ऑर्बिटल है, इनके नाम ध्यान में रख लेना। बाकी का आप लोग जानते हैं कि f ऑर्बिटल संख्या में कितनी होती है? 7 होती है। सातों की एनर्जी समान होती है, इसलिए इनको समभ्रंश कक्षक कहते हैं। कौन से कोष से प्रारंभ होती है? चौथे कोष से प्रारंभ होती है, जिसको हम 4f के नाम से जानते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है ना। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कशन किसका किया था? परमाणु कक्षक में उनकी आकृतियां, ठीक है ना। जैसे कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इनकी आकृति के बारे में डिस्कशन किया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए।
मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में। धन्यवाद।